राम मंदिर के निर्माण के बाद बीजेपी उत्तर प्रदेश में अपनी जीत को लेकर जितनी आश्वस्त थी, बीजेपी को वहां उतना ही बड़ा झटका लगा, जिसके बाद बीजेपी हाईकमान से लेकर राज्य स्तर का नेतृत्व तक इसे पचा नहीं पा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया का सवाल। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। जिस राम को लेकर बीजेपी ने अपने कैंपेनिंग की शुरुआत की थी, उसी शहर अयोध्या में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा, जिसने बीजेपी नेतृत्व के साथ साथ राज्य स्तर के तमाम नेताओं को मंथन के लिए विवश कर दिया। यही वजह है कि बीजेपी आज लखनऊ में कई मुद्दों पर चर्चा करती नजर आई। साथ ही बीजेपी ने इस बैठक में यह भी खंगालने की कोशिश की कि जिन क्षेत्रों के लिए बीजेपी आश्वस्त थी, वो उसके हाथ से आखिरकार फिसल कैसे गए। लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सीटें उत्तर प्रदेश 2019 के मुकाबले काफी कम हो गई। पार्टी को 2019 में जहां 62 सीटों पर विजय हासिल हुई, तो 24 का आंकड़ा समझिए ये 33 पर सिमट गया। पार्टी का वोट शेयर भी 8.50% घटा है उत्तर प्रदेश के अंदर। यही वजह है कि बीजेपी लगातार नतीजों की समीक्षा कर रही है। बैठक में लोकसभा चुनाव, विपक्ष के संविधान में बदलाव और आरक्षण खत्म करने का नैरेटिव फैलाकर गांव-गांव तक भ्रम फैलाने के मुद्दे पर भी चर्चा हुई है। तो वहीं इस बैठक में यूपी में होने वाले विधानसभा चुनावों और उपचुनावों को लेकर के भी चर्चा हुई है। योगी आदित्यनाथ, जो कि सूबे के मुख्यमंत्री हैं, सूबे के मौजूदा समय में सर्वे सर्वा हैं, उन्होंने तो यहां तक कह दिया बैठक के बाद कि अति आत्मविश्वास भारी पड़ता है। आज कहा जाता है किसी गरीब की झोपड़ी नहीं हटेगी। आज कहा जाता है कोई तार नहीं हटेगा। आज कहा जाता है कि सरकार नियम बनाएगी, पर्व और त्योहार मनाना है तो इन नियमों के अंतर्गत मनाओ और नहीं तो अपने घर में बैठ जाओ। ये मनमानापन नहीं चल सकता है। और विधि का शासन कैसे होना चाहिए, सुशासन कैसे होना चाहिए, यह भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने देश के अंदर करके दिखाया है। लोक कल्याणकारी कार्यों का परिणाम कितना हुआ, कोई सोचता था? मैं याद है जब देश के अंदर कोरोना की हाट हुई थी, माननीय नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में वर्चुअल हम लोगों के साथ जुड़े थे और आपने एक ही बात कही कि देश संकट में है, मानवता संकट में है। हमारे लिए एक ही मंत्र है, प्रधानमंत्री जी का आदेश है, एक ही मंत्र है और वह मंत्र है सेवा ही संगठन है। ये केवल भारतीय जनता पार्टी ने किया था। वो आइडियोलॉजिकल पार्टी, हम ही हैं वो आइडियोलॉजिकल पार्टी। और मैंने पहले भी कहा था, मैं इसलिए पत्रकार बंधु भी नोट कर लें, सारे चुनाव में मैंने कहा राम मंदिर हमारे लिए चुनाव का मुद्दा नहीं है। राम मंदिर करोड़ों करोड़ों लोगों के आस्था का मुद्दा है और आस्था से जुड़ा हुआ विषय। और यहां मैं ये फिर से बताना चाहता हूं, 1987-88 में पालमपुर के अधिवेशन में भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हम राम मंदिर के बनाने के रास्ते को प्रशस्त करने के लिए सक्रिय भूमिका अदा करेंगे। ये हमारे वाक्य हैं जो हम लोगों ने प्रस्ताव में पारित किया था। और इस वाक्य के लिए एक बार नहीं, अनेकों बार एक साथ कई सरकारों की आहुति दी, कई बार लड़ाई लड़ी, कई बार जीते, कई बार हारे, कई मुसीबतें सही, लेकिन यह भी हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि जनवरी के महीने में 22 जनवरी के दिन प्रधानमंत्री मोदी जी के कल कमलों द्वारा भव्य रामलला की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा हुआ। वो भी हम लोगों ने इतिहास में दर्ज होते हुए देखा। तो चलिए, चर्चा को खास बनाने के लिए हमारे साथ मेहमानों का पैनल मौजूद है। महेश शर्मा जी हमारे साथ में, महेश वर्मा जी हमारे साथ में, माफ कीजिएगा, बीजेपी से हैं आप। बहुत स्वागत है आपका महेश जी। यतेंद्र कसाना आरएलडी से जुड़ेंगे और जेबा खान हमारे साथ में कांग्रेस से जुड़ी हुई हैं। पूजा मिश्रा जुड़ी हुई हैं।
पूजा मिश्रा सपा से हैं, ओंकारेश्वर पांडे जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप भी जुड़ी हुई हैं। बहुत स्वागत है ओंकारेश्वर जी आपका भी, और ज़ेबा खान जुड़े हैं कांग्रेस से। बहुत स्वागत आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और स्वागत के साथ सवाल सबसे पहले महेश वर्मा जी आपके पास में आऊंगे। बहुत मुश्किल रहा उत्तर प्रदेश के अंदर, यहाँ तक कि आपने देखिए 40 सदस्यों की एक टास्क फोर्स भी बनाई, उसने बहुत लंबा मंथन किया, लेकिन उसके बावजूद भी कार्य समिति की बैठक की जरूरत पड़ी। लगता है क्या कि बहुत कुछ टूट गया है जिसको समेटना अब वापस से शुरू करना पड़ेगा शायद? देखिए, संगठनात्मक विचार विमर्श जो है हर एक चुनाव के बाद जो है वो होता है। भारतीय जनता पार्टी की ये परंपरा रही है, या वो लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, किसी प्रकार का चुनाव हो, उसमें मंथन होता है, उसमें चिंतन और मनन होता है। हम जीतते हैं तब भी करते हैं, हम हारते हैं कहीं तब भी करते हैं। तो एक नई परंपरा कोई हमने शुरू नहीं करी है, एक बात। दूसरी बात कि कार्यकारिणी की बैठक जो है ये साल में 4 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, 2 तो मिनिमम हम मतलब एज पर जो संविधान है भारतीय जनता पार्टी का उसके अनुरूप हम करते हैं। तीसरी बात जो है कि इस जो ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है इसमें जो है हम सिर्फ इस बात की चर्चा नहीं करते हैं कि हम टूट गए, बिखर गए, या हम इस बात की ज़्यादातर चर्चा करते हैं कि लोक कल्याण के लिए या भारतीय जनता पार्टी का एक जो ध्येय है, उद्देश्य है, जो चुनौती है सामने, वो चुनौती के रूप में हम ये नहीं मानते हैं कि भाई हमारी जीत और हार का जो है मानदंड क्या होना चाहिए। हम ये मान के चलते हैं कि हमें इस तरह से काम को अपनी लकीर बड़ी करनी है। काम के दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी का एक जो सबसे बड़ा हथियार कह लीजिए, या कह लीजिए कि उसका एक राजनीतिक जो प्रकल्प है या संकल्प है या जो चुनौती है, वो यही है कि जिस प्रकार से एक सिद्धांतिक या वैचारिक रूप से उसका ये मानना है कि एक जो समाज के अंतिम पायदान पे बैठा हुआ व्यक्ति हो, उसकी उन्नति कैसे हो, उसका विकास का मार्ग प्रशस्त कैसा हो। लेकिन वो तो नजर नहीं आया अभी भाषण के दौरान, वो नजर नहीं आया। देखिए, भाषण का मैं फिर कह रहा हूँ, हमारे यहाँ जो है प्रस्ताव एक पारित होता है, भाषण के जरिए लोगों में उत्साह भरा जाता है। जो वो एग्जीक्यूटिव के मेंबर आए होते हैं, मैं एग्जीक्यूटिव का मेंबर रहा हूँ, लंबे टाइम तक रहा हूँ, कोई ये नहीं कि भाई साल 2 साल रहा हूँ, लगभग मैं 7 साल 8 साल रहा। तो मेरा ये कहना है कि उसमें जो है अमूमन यही चीज़ होता है कि हम देश में जो चुनौती है हमारे सामने, आज की डेट में चुनौती क्या है देश के सामने? कांग्रेस कि बीजेपी के सामने नहीं, देखिए कांग्रेस नहीं, कांग्रेस का प्रोपगंडा, झूठ बोलना, वैचारिक रूप से देश को तोड़ना, बाहर के जो दुश्मन देश है उनके साथ हाथ मिलाना, उनको मौका देना कि भारत को कमजोर करने की जितनी भी सारी कोशिशें हैं उसके लिए प्रयास करना, संविधान को लेके झूठ बोलना, इसी प्रकार से जो SC ST हैं उनके लोगों के बीच में जाके भ्रम फैलाना, और अपना जहां रूल है, उनका जो रूलिंग स्टेट है वहां पे वो जिस प्रकार से भ्रष्टाचार, अनाचार, बेविचार में जुटे हुए हैं उसको एक्सपोज करना, ये बहुत बड़ी हमारी एक जिम्मेवारी बनती है। और एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है हमारी सुप्रीम बॉडी है। सवालों के साथ में आऊंगी आपके पास महेश जी। इस बीच ज़ेबा जी हमारे साथ में जुड़े हैं। ज़ेबा जी, कार्य समिति की बैठक तो हालांकि बीजेपी की थी, लेकिन उद्घोष कांग्रेस 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 और सिर्फ कांग्रेस ही सुनाई दिया था। क्योंकि इनके पास प्लान तो है नहीं कि जनता के लिए प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया जाए, इससे तो इन्हें मतलब नहीं है, और लगातार गुमराह करना इनका काम है। देश की जनता को जो मुद्दे हैं उनसे हटाना चाहते हैं, लगातार ध्यान को डिस्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, और भाजपा की जो बुनियाद है वो झूठ पर टिकी हुई है। अगर ये झूठ ना बोले तो देश की जनता के सामने 1 मिनट खड़े नहीं हो सकते। इनकी बुनियाद झूठ पर है, झूठे वादे करके आए थे, 15 लाख अकाउंट में देंगे ये बोल कर आए थे, गरीबी दूर होगी, महंगाई दूर होगी, बेरोजगारी दूर होगी, ये सब वादे करके आए थे, किसानों की आय दुगनी होगी, ये वादे करके आए थे। लेकिन आने के बाद क्या हुआ? बोलते हैं 15 लाख रुपए आएंगे, ये तो चुनावी जुमला था। सबसे बड़ा झूठ तो इन्होंने यहाँ पर बोला, विश्वास के साथ खेला। और महंगाई आज देख लीजिए कांग्रेस के जमाने से कितनी ज्यादा बढ़ गई है, कमर तोड़ महंगाई है। आज देश के कुछ पूंजीपति, कुछ रईस ऐसी शादी कर रहे हैं, और देश की जनता जहां पर 50। ज़ेबा जी, कर्नाटका में नंदनी दूध की खबर आपने पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी?
नंदिनी दूध की खबर पड़ी थी कर्नाटका की, महंगाई क्योंकि कांग्रेस शासित है, कांग्रेस शासित है। महंगाई की बात क्यों करते हैं? उससे पहले भाजपा की सरकार थी कर्नाटक। ठीक है, मैं आपके बयान से डिनाई नहीं कर रही हूँ कि महंगाई बढ़ी, मैं बिल्कुल डिनाई नहीं कर रही, लेकिन मैं कर्नाटका का भी जिक्र कर रही हूँ जहाँ पर सीधे सीधे आपने नंदिनी दूध पर 3 रुपए बढ़ा दिया। आप महंगाई नियंत्रित कर रहे थे, उसमें घटा देते, थोड़ा पेट्रोल में सरचार्ज घटा दीजिए, कुछ आप अपने लोगों को सहूलियत दीजिए। कच्चे तेल जो है जरूरत से ज्यादा 85%, जो हमारी जरूरत से ज्यादा 85% भारत जो है आयात करती है और इतने पैसे बचते हैं। देश की जनता को क्या लाभ है, इस पर क्यों नहीं बात किया जाता है? कर्नाटक में तो अभी हमारी सरकार आई ना, उससे पहले किसकी सरकार थी? जो तो पहले आप ही वाली की सरकार में ना बढ़े करके गई है और जो महंगाई बढ़ा कर गई है, खरीद फरोख्त करके गई है, वो भरेगा कौन? कांग्रेस ही तो वो गड्ढों को भरेगी, वो गड्ढों को तो वाया जनता, कांग्रेस भरेगी वाया जनता। भाजपा क्या कर रही है? भाजपा कम कर देना, केंद्र सरकार से कोई ऐसा स्कीम आ जाए। ठीक है, फिलहाल हम कार्य समिति की बैठक और उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन पर है, कार्य समिति की बैठक और उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन पर है। चले, मैं पूजा जी आपके पास आऊंगी, क्या कहेंगे? सपा जिसकी मात्र 5 सीटें थी, इस बार सीटों का प्रतिशत बढ़ा, वोट प्रतिशत बढ़ा, जो सीटें थी उसमें समीकरण आपने बहुत सेट बैठा लिए, भले ही आज कार्य समिति में कांग्रेस या फिर INDIA अलायंस हो रहा हो, लेकिन उसमें इनडायरेक्टली अखिलेश यादव का भी नाम शामिल ही रहा। आपको नमस्कार पूजा जी और साथी प्रोग्राम को भी नमस्कार। मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? बिल्कुल, बहुत अच्छी आवाज है आपकी, बोलिए। देखिए पूजा जी, हमारी जो है भाजपा के मतलब काफी अच्छा लगा। पहली बार बीजेपी का प्रवक्ता जो है ऐसे बात कर रहे हैं कि कार्य की बात कर रहे हैं कि हमारे कमिटी में कार्य होता है, हमारे कमिटी में ये वर्क होता है, नैतिकता होती है। पर प्रॉब्लम ये है ना कि जो आप बातें कह रहे हैं वो बातें तो नहीं है। नैतिकता की बातें आप कर रहे हैं, पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने नहीं किया था जब मुजरे ज्यादा बच्चा पैदा करने वाली मंगलसूत्र की बातें कर रहे थे। जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री शमशान की बात करते हैं, कब्रिस्तान की बात करते हैं, जब वो बात करते हैं हिंदू की, जब बात करते हैं मुस्लिम की, जब वो होली की बात करते हैं, ईद की बात करते हैं, तो नैतिकता की बात नहीं कर रहे होते हैं। फिर आ जाते हैं झूठ से। आपने कहा कि झूठ फैलाते हैं, आपने झूठ नहीं फैलाया हुआ है, तो मुझे लगता है कि कोशिश आपने बहुत अच्छी की थी। आपने चुनाव के वक्त कहा था कि अगर इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी तो भगवान श्री राम जी को ये वापस ले जाकर के टेंट में बिठा देंगे। अगर इनकी सरकार बनती है फिर ये बुलडोजर चला देंगे राम मंदिर पर। आप खुद जो है जानकार है, आप बताइए कि ऐसा हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट का फैसले का जा सकता है क्या? नहीं जा सकता। आपने कोशिश बहुत अच्छी की। और उसके बाद आते नैतिकता की, तो नैतिकता के हिसाब से जो अयोध्या में आपने लोगों को विस्थापित किया था, उनको जमीन देनी चाहिए थी, ना कि जो है हिमाचल प्रदेश के डिप्टी CM के बेटे जमीन खरीद रहे होते, ब्रिजभूषण शरण के बेटे जमीन खरीद रहे होते। ये जो अयोध्या में जमीन बेचने और खरीदने का कार्य हुआ है जो सरकार रेट बिना बढ़ाए हुए, मुझे लगता है कि जो विस्थापित किया गया था लोगों को, पहले उनके लिए कार्य कर लेते। जो रोडें धराशायी हुई है उनकी बात तो दूर ही कर दी जाए। आपको शायद पता नहीं होगा कि जॉब देने में आपकी सरकार बहुत बुरी तरीके से फेल है। अभी उन्होंने लेखपाल के जो है जब पत्र बिक्री कर रहे थे तब उस समय वक्त यूपी ट्रिपल एसपी की जो आगामी जो विधानसभा चुनाव आ रहे हैं पूजा जी, उसमें सपा अपने आप को कहाँ देखती है और उपचुनावों में कहाँ देखती है? जनता के बीच देखती है। जनता के बीच देखती है पूजा जी। समाजवादी पार्टी जो है जनता के बीच में थी, आज भी जनता के बीच में है। और इस वक्त जो बाई इलेक्शन हो चाहे 2027 का इलेक्शन हो, हम जनता के बीच में जनता के हक की बात कर रहे हैं। इन लोग अपने मंचों को नहीं रोक पाते। जब जो है प्रधान जी कहते हैं कि पेपर में कोई धांधली नहीं हो, तभी मना नहीं कर पाते, आप रेस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। जब रेल मंत्री अश्विनी जी रेल मंत्रालय का जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हैं तो ये नहीं कहते कि आप रेस्पॉन्सिबिलिटी ले। अब ये इनके कृषि मंत्री नहीं कहते कि आप बताइए कहाँ मिलते हैं 100 रुपए दाल? जब दुकान में खरीदने नहीं जाते या इनको मुफ्त में कोई दे जाता है, इनको आइडिया ही नहीं है कि 100 रुपए की दाल तो मिलती नहीं है, वाकई नहीं मिलती है, 100 के ऊपर ही मिलती है। अगर आप 20 में खरीद रहे हैं होलसेल में जाए तो 150 की मिलती है, इससे नीचे की दाल नहीं है। मुझे नहीं पता कि इनको कहाँ मिलती है। तब ये नहीं बोलते कि मंत्री जी क्या कह रहे हैं, इनसे कुछ तो एक्शन होना चाहिए। जब लल्लू श्री जी कहते हैं कि
बदला जाएगा संविधान, तब उसको कंडेम नहीं करते हैं। तो जनता के बीच में अगर आप नहीं रहोगे तो जनता आपको मत नहीं देगी। आप कुछ भी कह लीजिए कि समाजवादी पार्टी ने समीकरण बिठा लिया, समाजवादी पार्टी ने पेड़ लड़के बिठा लिया, समाजवादी पार्टी ने ऐसा कर दिया। जनता थोड़ी क्या, जनता राजनीति थोड़ी करती है। जनता ये देखती है कि जनता के हित के लिए कार्य कौन कर रहा है, जनता के हित में किसको वोट देना है, जनता उसको वोट करती है। आप जनता के हित में नहीं कार्य करेंगे, जनता आपके हित में वोट नहीं करेगी, चाहे वो बाई इलेक्शन। ठीक है। ओंकारेश्वर जी जुड़े हुए हैं। ओंकारेश्वर जी, थोड़ा सा घड़ी के सुइयों को पीछे लेकर के जाते हैं और कैलेंडर के कुछ पन्ने भी पलट देते हैं। 29 फरवरी पर आते हैं। 29 फरवरी भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई, जिसमें से इस बैठक के दौरान 80 में से 50 सीटों का ऐलान एक बैग हो गया। मात्र 30 सीटें छोड़ी 20 मिनट के अंदर 50 सीटों का ऐलान कर दिया गया। योगी आदित्यनाथ ने सुझाव दिया कि जो 35 सिटिंग मेंबर हैं उनको आप हटाइए, क्योंकि वो अपने क्षेत्र में एक्टिव नहीं रहे। उस सुझाव को भी नजरअंदाज किया गया और नतीजा ये हुआ कि 27 हार गए। क्या लगता है आपको, कार्य समिति में मंथन भले ही हो जाए, लेकिन आला कमान को समझना पड़ेगा कि ग्राउंड पर एक्टिव नेताओं को थोड़ी सी तरजीह देना सीख लें? बिल्कुल पूजा, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। जिन लोगों ने टिकट वितरण किया, क्या वो इस समीक्षा बैठक में शामिल हैं? मेरे ख्याल से नहीं। नड्डा जी को भेज दिया गया कि नड्डा जी इस बैठक में शामिल हैं। टिकट बांटने में नड्डा जी का योगदान तो नहीं था। बिल्कुल। तो सिर्फ टिकट बांटना ही एक मसला नहीं है। मसला ये है कि कई हमने रणनीतिक भूलें भी की, राजनीतिक भूलें भी की, नीतिगत भी की और प्रशासनिक भी की। तो हम देखते हैं कि चारों कोनों पर कहीं ना कहीं चूक हुई है। आज पार्टी के ही कई नेता कहते हुए सुने जा रहे हैं कि थानों में उनकी सुनवाई नहीं होती है, तहसील में थानों में भ्रष्टाचार है और बड़े पैमाने पर। पार्टी के ही लोग कह रहे हैं कि संगठन की हालत ठीक नहीं है और 400 का नारा भारी पड़ा। जो रिपोर्ट सौंपी गई है पार्टी के रिव्यू कमेटी की, जिसमें 10-12 पॉइंट लिखे गए हैं, उसमें यह भी लिखा गया है कि जो संविधान बचाओ की बात थी वह भारी पड़ी, क्योंकि कुछ लोगों ने जो कह दिया था संविधान में परिवर्तन करने जा रही थी, इसका बहुत भारी नुकसान हुआ। उसी तरह से कई अन्य मुद्दे गिनाए गए हैं, जिसमें पेपर लीक का भी मसला था और बाकी जो हिंदू मुसलमान आप रहे हैं उसका भी मसला था, और जो बीएसपी को लेकर ये उम्मीद की जा रही थी कि इससे मुस्लिम वोट को बटेंगे और इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा, वो भी नहीं हुआ। तो कई सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, किसी एक फैक्टर के कारण चुनाव बीजेपी नहीं हारी है। ये बात तय है कि चूंकि बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश सबसे लेबोरेटरी थी हिंदुत्व की और एक तरह से राम मंदिर की, तो सिर्फ अयोध्या ही जितने धार्मिक स्थल हैं वहां के मतदाताओं ने पार्टी को नकार दिया। तो पार्टी को ये मंथन करना पड़ेगा, क्या हमारे अब ये फ्यूचर है और हम आगे। ओंकारेश्वर जी, क्या मैं ये समझूं कि आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी को अपने पैटर्न में चेंज लाना पड़ेगा? मुझे लगता है पूरा कोर्स करेक्शन करना पड़ेगा और सबसे पहले बाहर को छोड़ दीजिए, अपने कार्यकर्ताओं को भी संतुष्ट करना पड़ेगा कि आपके कार्यकर्ता थाने में पीटे जाते हैं, कहीं विधायकों के भी साथ बदसलूकी की खबरें आती हैं, तो आपके अपने लोग कितने संतुष्ट हैं, उसके बाद भी आप जनता तो संतुष्ट कितनी हो रही है। आप देखिए कि जो महंगाई है, बेरोजगारी है, जो भ्रष्टाचार है, पूरा का पूरा समाज दुखी है। अदरवाइज एक साथ 8% वोट आपको शेयर कम नहीं होती। तो इस पे आपको कोर्स करेक्शन करना पड़ेगा 2027 के विधानसभा चुनाव के पहले। उसी तरह से टिकट वितरण कैसे हो और किस लेवल के ऊपर जिम्मेवारी आप दे रहे हैं और कौन टिकट तय करेगा, ये सब पे आपको तय करना चाहिए, तभी आप इस थोड़े बेहतर की कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। महेश जी, मैं आपके पास आऊंगी। दो ऐसे विषय जिन पर शायद अभी तक बीजेपी की दृष्टि नहीं गई है या उस पर आपकी दृष्टि गई है पर आप चर्चा नहीं करना चाहते। हालांकि
बार बार सवाल इस बात पर उठ रहा है कि योगी आदित्यनाथ का जो वर्चस्व उत्तर प्रदेश के अंदर है, इन नतीजों के बाद उसका क्या होगा। लेकिन मैं थोड़ा सा इस क्षेत्र को अगर मैं डिवाइड करूं और वो तस्वीर मैं तमाम दर्शकों के साथ में साझा करूं, तो नतीजे देखिए, नतीजों में गोरखपुर के आसपास, गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र जो कि गढ़ है योगी आदित्यनाथ का, उसके आसपास की जो सीटें हैं वो बीजेपी ने बहुत ही ज्यादा कायदे से अच्छे मार्जिन से जीती हैं। जबकि वाराणसी के आसपास जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गढ़ है बीते 2 टेन्योर से, उस क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो वहां पर जीत का मार्जिन घटा है, और इसमें मैं वाराणसी को भी इंक्लूड कर रही हूं। जीत का मार्जिन घटा है और कई सारी सीटें बीजेपी हार गई है। क्या सर इस पर आपका फोकस है अभी या फिर नहीं है सर? नहीं, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश जो है राजनीतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण राज्य है। और देखिए, जब इस तरह का राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग होती है तो उसमें जो सुप्रीम नेतृत्व होता है, जो शीर्ष नेतृत्व होता है, वो सब लोग होते हैं। ये कह देना कि नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है नड्डा जी को भेज के और अब उनके कंधे पे इतिश्री कर दिया गया, तो ये अज्ञानता बस ओंकारेश्वर जी ऐसी बात कर रहे हैं। लंबे टाइम तक हमारे साथ पत्रकारिता करते रहे। ओंकारेश्वर जी तो जो बात कर रहे हैं सर, कर रहे हैं। कल आप मेरा ये कहना है कि सुनिए, बदलापुर से जो विधायक हैं रमेश मिश्रा, उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया केंद्र को हस्तक्षेप करने की जरूरत है। ये जो है ना, ये देखिए, ये सनसनीखेज बनाने के लिए अच्छा लगता है कि रमेश चंद्र मिश्रा जो है वो कोई अथॉरिटी है क्या कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन का सब चीज तय कर देंगे। जो आज पार्टी भारतीय जनता पार्टी का जो लोकतांत्रिक स्वरूप है किसी और पार्टी का है क्या? यहाँ जो कुछ होता है किसी और पार्टी में कहीं आपको दिखाई देता है क्या? आप मुझे ये बताइए, इस देश का एक सजा याफ्ता अपराधी जो है इस देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, कभी कोई सोच सकता है क्या किसी देश में ऐसा होता है कि एक अपराधी आदमी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए? एक सजा याफ्ता अपराधी जो है एक पूरे कांग्रेस पार्टी को चलाता हो, ये कोई सोच सकता है क्या? नहीं सोच सकता है। भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए लोग, ये अपने आप में दर्शाता है कि राजनीति की जो दशा और दिशा क्या होनी है इन लोगों के जरिए। ये तो लूट खसोट और लुटेरे और का एक गैंग बना के संगठित तरीके से देश को लूटने का जो ये काम करने का एक जो इनकी कवायद और जो चाल चेहरा चरित्र है इनका, लगभग यही होता है। अब कर्नाटक में आपने सवाल पूछा, वो बजाय कि इस पे बात करती कि देश में महंगाई एक चुनौती है, रोजगार बेरोजगारी एक चुनौती है, ये मुद्दा जो है आज की डेट में कई भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी का अहम मुद्दा था कि हम इसके ऊपर जो है हम जरूर बात करेंगे। हम हारे जीते वो अलग बात है, हमें वोट परसेंटेज हमारा बढ़ा है, ऐसा नहीं है कि 8.50 घटा है सर। नहीं, देखिए फिर वही बात आप कह रही हैं। आप जिस स्थिति में हमने इस पूरे जो हमारा सीट जितना मिला है 240 सीट और जो हमें पहले 330 सीट मिला था, ठीक है, उसको अगर कंपैरिजन करिएगा, जी मैं उसकी बात कर रहा हूँ, मैं यूपी की बात, मैं आप उत्तर प्रदेश की बात कर रही हैं, मैं ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहा हूँ। तो उसमें और इसमें जमीन आसमान का संतोष मिलना चाहिए, चाहे जहां से मिले। नहीं, संतोष की बात नहीं है। देखिए, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ पूजा जी, देखिए समझना ये है कि आज राजनीतिक जो दशा और दिशा है वो जातिवाद के तहत है, धर्मवाद के जो 67 में एक दक्षिण में सामाजिक क्रांति के नाम पर जाति वर्ग में भेद करके राजनीति शुरू हुई। फिर 89 में मंडल कमीशन के जरिए जो है वो शुरू हुआ, मंडल और कमंडल वर्सेस कर दिया गया, धर्म और जाति को वहां बांट के किया गया। अब जो 2014 के बाद एक राजनीतिक दशा और दिशा बदली है, आप ये मानकर चलिए कि इस देश में विकास की जो है अगर जो बात करेगा, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन की जो बात करेगा, तो बहुत है महेश जी। तो ये अगर इसमें कहीं बदलाव है, अगर इसमें कहीं बदलाव है, लोगों को कहीं सामाजिक सुरक्षा मिल रहा है, लोगों को कहीं डीबीटी से फायदा हो रहा है। ज़ेबा जी अपनी बात आप पूरी कर लें, फिर आगे बढ़ें। देखिए, महेश जी बोल रहे थे कि कांग्रेस में दागी लोग हैं और केस है। आप अपने नेता के बारे में, पार्टी के नेता के बारे में पूरा देश जानता है कि किस तरह दागी लोगों को आप लेते हैं, और फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है। जो भी दागी होते हैं वो जब विपक्ष में होते हैं और भाजपा में जाते, उनके सारे दाग पाप गुनाह सब धुल जाते हैं और उन्हें क्लीन चिट मिल जाती है। ये पूरा देश देख रहा है। और मैं ये बोलूंगी कि कांग्रेस पर आरोप लगाना छोड़कर आप अपने अंदर जो कमियां हैं और आपकी क्या फर्ज है, क्या जिम्मेदारी है इस देश की जनता को लेकर,
उस पर ध्यान दीजिए और उसे ठीक करने की कोशिश कीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं तो इस देश की जनता ने मैंडेट दे दिया है और मन बना लिया है कि कुशासन, अहंकार और नकारात्मक लोग और जो नफरत की पॉलिटिक्स करते हैं, ऐसे लोगों का बोरिया बिस्तर बांध दिया है। अभी भी समय है, सुधर जाइए और नेशनल चैनल्स पर बैठकर झूठ मत फैलाइए। झूठ मत नेशनल चैनल पर अपने झूठ की बारे में बात। जो आपकी कमी है वो कांग्रेस पार्टी पर मत थोपिए। ठीक है, चलिए महेश जी, सीधा वार ज़ेबा जी की तरफ से था आप पर, और वार इस बात को लेकर के सीधे आपके शीर्ष नेतृत्व पर उंगली उठाई है। मैं उस तरफ नहीं जाऊंगी, क्या वार है क्या पलटवार है, उस तरफ नहीं जाएंगे। मैं वापस यूपी पर आऊंगी, क्योंकि मुद्दा आज यूपी है, और यूपी को लेकर के आप इतने आश्वस्त थे कि 400 में से 80 का आंकड़ा तो आपका आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद 33 पर अटक गई गाड़ी। और अटकी तो अटकी, इस तरीके से अटकी कि प्रधानमंत्री की सीट पर भी जीत का मार्जिन बहुत कम हो गया। क्या लगता है आपको, अयोध्या हो, वाराणसी हो, या कई लोगों ने तो एक पूरा उस दौरान मीम भी चल रहे थे कि तमाम वो क्षेत्र जो राम से जुड़े हुए हैं, धार्मिक क्षेत्र, वहां बीजेपी हार गई। फिर चाहे वो बांदा हो, चित्रकूट हो, इन तमाम क्षेत्रों का जिक्र उसमें नजर आ रहा था। क्या लगता है आपको, उसके पीछे रीजन क्या रहा होगा? आप बहुत लंबे समय से पूजा जी, देखिए इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि बनारस में जिस प्रकार से प्रगति हुई है, जो बनारस में विकास का कार्य हुआ है, वो अब से पहले नहीं हुआ। या वो काशी कॉरिडोर की बात करें, कहीं ये विकास ही दिक्कत तो नहीं है। हाँ, मैं फिर ये कह रहा हूँ कि जिस प्रकार से लोगों में एक जो सोच बनती है ना, हम जो काम करते हैं, देखिए राजनीतिक एक प्रक्रिया जो है, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग और पॉलिटिकल मैनेजमेंट, इसका दो वर्टिकल है। इस दोनों वर्टिकल को अगर सही तरह से आप अपने किए काम को अच्छे तरीके से आपने प्रेजेंट कर दिया और पब्लिक से कहीं जाके वो कनेक्ट हो गया, और जो दुष्प्रचार है उसके ऊपर आपने लगाम लगा दिया, यानी अगर कोई एक आदमी कोई बात कह रहा है और उसको 10 आदमी सुन रहा है और 10 आदमी अगले 100 आदमी को जाकर उसके बारे में बता रहा है। दशकों पुरानी कांग्रेस की याद आ रही है सर जब आप बोल रहे हैं। हाँ, आपकी बात सही है। लोग जब कुछ टाइम, अब आज के डेट में यही सवाल अक्सर टेलीविजन चैनलों पे हमसे पूछा जाता है कि भाई आप तो कहते थे कि भाई कांग्रेस में और हमारे में अंतर है। पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी के एक वैचारिक महत्व रखती है अपनी चीज़ों को लेकर, और आज जो है आप देखिए सारे कांग्रेसी, सारे इम्पोर्टेड लीडर जो है आपके यहाँ कहीं भरे पड़े हैं। आज जो कमान और कंट्रोल है लगभग उनके हाथों में आप सौंपने जा रहे हैं, तो आप में और कांग्रेस भाजपा में अंतर क्या रह गया? ये लोग सवाल हमसे करते हैं और हम उसका जवाब भी देते हैं कि साहब देखिए, अगर पार्टी कहीं भटकी हो विकास के किसी मुद्दे से तो समझ में आता है। महंगाई की मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, उसके ऊपर ये कोई डिस्कशन नहीं करते हैं। इनका नेता जो है जब जरूरत पड़ती है कि भाई महंगाई संसद में हमें बोलना है तो वो थाईलैंड चले जाते हैं। विकास का जिक्र महेश जी कर रहे हैं। एक सवाल है जो ओंकारेश्वर जी मैं आपसे पूछूंगी, ये महेश जी से नहीं पूछूंगी, क्रॉस क्वेश्चन होगा तो मैं महेश जी के पास जाऊंगी। बहुत सारी स्टडीज हैं अयोध्या में, मैंने खुद इस बात को महसूस किया। मैं 15 दिन के करीब अयोध्या में रही हूँ। पहली बार जब प्रधानमंत्री जी आए उस दौरान भी मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ, उस दौरान भी प्राण प्रतिष्ठा के दौरान भी, और पहली बार जब पत्रकारों के लिए खोला गया था उस दौरान भी। 12 से 15 दिन का टेन्योर रहा। काशी हो, अयोध्या हो, चित्रकूट हो, मिर्जापुर हो, तमाम ऐसे क्षेत्र जहां पर बड़े प्रोजेक्ट बीजेपी चला रही है। खासकर मैं यूपी को फोकस करूंगी। बड़े प्रोजेक्ट पश्चिम भारत के लोगों को दिया जा रहा है, न कि उत्तर प्रदेश के ठेकेदारों को। इस बात की बहुत ज्यादा नाराजगी देखने को मिली। आप इस आकलन को कहां देखते हैं सर? आपकी बात सही है। ये सब बातें कुछ छुपी हुई नहीं रह गई हैं। भारतीय जनता पार्टी को तो मालूम ही, और देश को भी मालूम है कि कहां किस ठेकेदार को कौन सा काम मिला। विकास हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन विकास किस बुनियाद पर हुआ? जिस तरह से वहां छोटे छोटे मंदिरों को तोड़ा गया, उसकी तस्वीरें देश भर ने, दुनिया भर ने देखी हैं। अगर वो वही कार्य किसी और पार्टी के शासन में हो गया होता तो बीजेपी देश भर में हंगामा खड़ा कर देती। इन्होंने मंदिर तोड़ डाले। आपने बड़े मंदिरों को बनाने के लिए या कॉरिडोर को बनाने के लिए कितने छोटे छोटे मंदिरों को तोड़ा है, किस तरह विकास किया है। इससे लोगों की, स्थानीय लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं,
ये लोगों ने जो कहा है मैं उसकी बात कह रहा हूँ। इस बात का क्लैरिफिकेशन बीजेपी अगर पहले देती चुनाव के तो कुछ समझ में आता। अब तो चुनाव में मतदाताओं ने अपना मत प्रकट कर दिया है कि देखिए हम नाराज थे और नाराज थे, इन कारणों से नाराज थे। अयोध्या में अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी बना है। अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी के जरिए कितनी जमीनें ली गई और कितनी जमीनें दी गई, कितनी जमीनें डायरेक्टली लोगों ने ली, किस रेट पे ली और किस रेट पे उसको बेची। क्या बीजेपी को नहीं पता है? क्या बीजेपी के लोग उसमें शामिल नहीं है? इसकी तमाम खबरें तमाम बड़े बड़े अखबारों में छपी हैं। तो इसको देखना पड़ेगा कि आपने किस तरह से विकास किया, कैसे किया कि लोगों को इससे नाराजगी हुई। भाई विकास से कैसे लोग नाराज हो सकते हैं? किसी भी देश, किसी भी प्रदेश के लोग। देखिए जो अंकेश्वर जी, नहीं मैं सवाल ये है कि आप कहीं पर ये बता सकते हैं कहीं कोई भ्रष्टाचार का मामला मिला हो, कोई भ्रष्टाचार कर रहा हो, या वो ठेकेदार हो या विकास का कार्य हो, खोल के देख लीजिए। जो हवा में बात कर देने से या इस तरह का एक नैरेटिव गढ़ देने से कोई चीज जो है, नहीं ये तरीका क्या है? ये किसी भी चीज को बदनाम करने का, दुष्प्रचार करने का, और ये एक मानसिकता है। ये क्या मतलब है? ये कौन सा तरीका है कि आदमी कुछ भी कह दे कि भाई वहाँ पे ठेकेदार जो है फलाना ठेकेदार था, नहीं ठेकेदार की बात नहीं, ठेकेदारी की वजह से ऐसा क्या हुआ? आप बताइए ना, वहाँ कोई भ्रष्टाचार हुआ, वहाँ कोई भ्रष्टाचार का मामला आपको दिखाई दिया? अयोध्या में कुछ ऐसा हुआ जो आप कह सकते हैं कि हाँ अयोध्या में, हाँ ये जरूर है कि कोई भी अच्छा काम होता है तो उसमें व्यवधान जो है, विघ्न बाधा जरूर पैदा होता है, और वो विघ्न बाधा पैदा हुआ। और एक बात मैं और आपको बताऊं, हम जिस तरह से भी हमारे वोट प्रतिशत कम हुए, हम सीट हमारे कम हुई, मतलब महेश जी आप इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं कि जिस तरीके से जो बड़े प्रोजेक्ट जो है वो पश्चिम भारत, आप अगर राज्य का नाम लेने को बोलेंगे तो मैं राज्य का नाम और कंपनी का नाम भी आपको बता दूंगी। तो उससे क्या फर्क पड़ता है? वो भारत, वो क्या हमारे पाकिस्तान से आए हुए थे क्या? पश्चिम और उत्तर और दक्षिण और पूरब और पश्चिम करके बात करेंगे क्या? गुजरात में लोग जाके काम नहीं कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश के लोग, क्या मजाक है ये देश को इस तरह से विभाजित करके बात करना। लेकिन सर जनता ने आकलन इस बिहाफ पे किया है। महेश जी जनता ने आकलन इस बिहाफ पे किया है सर। लेकिन क्या उत्तर प्रदेश के लोगों को वह काम नहीं मिलना चाहिए? अरे मैं कह रहा हूँ टाटा पूरे देश में काम करता है, बिरला पूरे देश में काम करता है। बिरला को पूरे देश में कांग्रेस के रिजिम में कम से कम 100 फैक्ट्री लगाने की अनुमति दे देती थी कांग्रेस, तब कुछ नहीं होता था। आज जो कुछ भी हो रहा है उसमें आप मुझे बता दीजिए कहीं भ्रष्टाचार है? किसी ने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया हो? किसी ने कहा हो कि हाँ विकास का जो काम हुआ या जो भी काशी कॉरिडोर बनाया, अयोध्या में जो कुछ भी हुआ उसमें कहीं भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है? क्या मतलब? ज़ेबा जी थोड़ा सा धैर्य रखिए। पूजा मिश्रा जी आप बोले, ओंकारेश्वर जी थोड़ा सा समय दीजिएगा। पूजा जी बोले। नेता कह रहे थे कि कहीं कोई भ्रष्टाचार हुआ हो तो पहली ही बारिश में सड़क धंस गई है अयोध्या की, तो बिना भ्रष्टाचार की धंस गई हुई है। आप बताइए कि ऐसी कौन सी सड़क बनी की जो धंस गई? बनारस की सबसे बड़ी ब्रिज जो गिर जाती है बिना भ्रष्टाचार के गिर गई। आपने मनरेगा सिस्टम क्यों चलाया हुआ है? जयप्रकाश नारायण जी के नाम पर 585 करोड़ रुपए का घोटाला करने वाले अखिलेश यादव जी से पूछिए ना। आप तो सड़क की बात कर रही हैं, लेकिन अभी जिस प्रकार से जयप्रकाश नारायण जी का नाम लेके जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय सेंटर जो आपने बनाया उसमें किस तरह के प्लांटेशन के नाम पर जो है करोड़ रुपया आप लोगों ने इधर से उधर कर दिया। महेश जी सुन लीजिए। ज़ेबा जी थोड़ा सा धैर्य रखिए। ज़ेबा जी थोड़ा सा धैर्य। महेश जी बोले सुनना पड़ेगा। ये जाए बना रहे। देखिए मैं कह रहा हूँ कि देखिए पूजा मिश्रा जी आपको मैं एक चुनौती देता हूँ कि अगर कहीं कोई ऐसी घटना घटी है तो आप आइए ना, आप एक सशक्त विपक्ष के रूप में वहाँ उपस्थित हैं, आप बताइए, हम कार्रवाई करते हैं। लेकिन इस तरह से कह के हिट एंड रन कि बोले और भाग गए, ये विपक्ष का ये सशक्त विपक्ष इसको नहीं कहते हैं।
आप पब्लिक के लिए अगर काम कर रहे हो, पब्लिक के लिए कहीं उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हो, तो कम से कम इतनी तो जमीन रखो अपनी कि बोलने से अच्छा है कि उसके बारे में कोई शिकायत दर्ज कराओ। अरे वो धंस गई और ये बात कह के भग गए, इसका मतलब क्या है? अगर हिम्मत है पूजा जी थोड़ा सा रुकिए, मुद्दा ले आओ हमारे साथ। पूजा जी रुकिएगा, ज़ेबा जी बोले तो आप कहो कि हाँ हमने ये कहा और ज़ेबा जी बोले पेपर लीक होते हैं, 7 साल में 70 बार पेपर लीक होते हैं, इससे बड़ा घोटाला और क्या हो सकता है? और पेपर लीक में किसका नाम आता है मैडम? पेपर लीक में किसका नाम आता है? देखिए झारखंड में कौन आता है भ्रष्टाचार का? जिस प्रकार से आपके नेता के ऊपर आपका तो ज़ेबा जी मुद्दा डाइवर्ट हो रहा है, वॉल्यूम डाउन करिए, ज़ेबा जी की वॉल्यूम को डाउन कीजिएगा। महेश जी एक सवाल मेरा जी, देखिए लगातार बीजेपी ने दावा किया है कि बीजेपी हर जाति हर समाज को लेकर के साथ में चल रही है जी। लेकिन शाक्य कुर्मी और निषाद खासकर दलित मुस्लिम वोट बैंक जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी के हाथ से फिसलता हुआ नजर आया, सीधे तौर पर मैं कहूंगी फिसलता हुआ नजर आया, जबकि संभल में तो खबर आ रही थी कि कई लोगों को वोट नहीं देने दिया गया। हालांकि उसमें कितनी सच्चाई है या नहीं सच्चाई मैं अभी उस पर नहीं जा रही हूँ, लेकिन ये वोट बैंक फिसला है बीजेपी के हाथ से। क्या आप अब इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं रीयूनियन और ग्राउंड पर अपने कार्यकर्ताओं को एक्टिव करने में, झकझोरने में, उनको जुटाने में गलती हुई है क्या? बिल्कुल, इसमें क्या शक है? इस सच को स्वीकारना चाहिए कि अगर हमारे कार्यकर्ता इनके दुष्प्रचार का अगर मुंहतोड़ जवाब दे दिए होते, या संविधान के निमित्त हो या हमारे किसी भी ऐसे काम के निमित्त हो जिसके ऊपर ये पूरा प्रोपगेट किए, एक बात। दूसरी बात, लेकिन कार्यकर्ता ने क्यों नहीं दिया? नहीं, क्यों जवाब नहीं दिया? इसका कारण है कि देखिए आज जो कार्यकर्ता का एक उत्साह होना चाहिए, एक उमंग होना चाहिए। सबको ये लग रहा था, एक तो सबके साथ ये हो रहा था कि पूजा जी कि भाई हम तो 400 सीट जो है जीतने जा ही रहे हैं। हमारा अति आत्मविश्वास कि भाई हम निकले ना निकले, पब्लिक वोट अपने आप देकर आ जाएगी। इस सत्य को जो है स्वीकारना और इस स्वीकारता के साथ जो है कहीं इसके ऊपर सोचना कि भाई कार्यकर्ता इस भ्रम में रह गया कि भाई हम कोई चीज़ करें न करें, हम लोगों के बीच में प्रचार प्रसार करें या न करें, या बताएं या ना बताएं, हमें वोट तो मिल ही जाना है मोदी जी के नाम से। ये जो एक होता है ना कि एक तालाब था कि भाई दूध का तालाब बनाएंगे, सबने सोचा कि भाई हमें एक बाल्टी हम पानी डाल देंगे, बाकी तो सब दूध डालेंगे, तो हमारा एक बाल्टी पानी का पता नहीं चलेगा। हुआ यही कि वो तालाब में जो है सबने यही प्लान किया कि भाई सबने पानी ही डाल दिया, तो पानी ही पड़ा। तो ये जो सच है, इस सच से हम अलग नहीं है, लेकिन सवाल यह होता है कि हमारी जो संकल्प है, हमारी जो आज जो ये झूठ बोल के इनके घोषणा पत्र की एक एक चीज को अगर हम कहीं दिखाएं आपके दर्शकों को, इन्होंने कितना गैर संवैधानिक गैर कानूनी बातें राजनीतिक रूप से कही है, जिसके ऊपर अगर इस देश में कानून होता कि ऐसे झूठ बोलने वाले को जो इलेक्शन में झूठ बोल के जीतते हैं इनको जेल में भेजना चाहिए, तो उसके ऊपर केस हो जाता आज। लेकिन दुर्भाग्य से आज जो न्याय पत्र की जो ये बात कर रही है, मंगलसूत्र और मुसलमान को भी उसमें इंक्लूड करके बोल रहे हैं। बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूं कि अगर कोई आदमी झूठ बोलता हो और झूठ बोल के ये कहता हो कि इस देश में आज जो जिस प्रकार से स्थिति और परिस्थिति का निर्माण किया जा रहा है कि भाई हम आएंगे तो 50% आरक्षण जो है मुसलमानों को दे देंगे, महिलाओं को दे देंगे। अरे आपके पास आरक्षण का आधार क्या है? संविधान आपको इस चीज का परमिट करता है क्या? इस तरह का झूठ बोल के आप देश में आप राजनीति करेंगे? और इस झूठ का जो है आप इसलिए आप क्यों बोल रहे हैं? इसलिए बोल रहे हैं कि जो मतदाता है बेचारा उसको मालूम नहीं है कि इस देश का संविधान क्या कहता है। वो इस छलावे में, इस बुलावे में, इस बहकावे में अगर आके आपको वोट दे दिया तो ये उसकी गलती है क्या? इसमें हम सफल नहीं हुए, हम इसमें विफल हुए। हम यहाँ कहते हैं कि हमारे कार्यकर्ता अगर उस चीज का मुंहतोड़ जवाब दे दिए होते तो निश्चित रूप से हम कहीं ना कहीं आज 400 से पार कर गए होते। ज़ेबा जी काउंटर है आपका, उसके बाद में ओंकारेश्वर जी के पास जाऊं। मैं ये बोलना चाहती हूँ, इनका विश्वास या फिर अहंकार की वजह से हुआ और झूठे प्रचार की बात करते हैं। विपरीत परिस्थितियों में तो चुनाव इंडिया गठबंधन लड़ी है, किस तरह चुनाव का बिगुल बज गया और हमारे चीफ मिनिस्टर्स को, जो स्टेट में चीफ मिनिस्टर्स थे, उनको जेल भेजा गया। देश की सबसे बड़ी जो विपक्षी पार्टी के अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया।
एक साथ विपक्ष के कितने सारे सांसद को निष्कासित कर कानून लाए जाते हैं। हमारे राहुल गांधी जी को के पद को छीन लिया जाता है। किस तरह इन्हें प्रताड़ित नहीं किया। पूरा ईडी, सीबीआई, पूरा महकमे के साथ ये चुनाव लड़ रहे थे, मीडिया के साथ चुनाव लड़ रहे थे, पूरे सरकारी तंत्र के साथ झूठा प्रचार तो इन्होंने किया। इनके एक स्टेटमेंट पे आपत्ति है। राहुल गांधी को हमने, भारतीय जनता पार्टी ने सजा नहीं दी, कोर्ट ने सजाएं दी थी और इस देश का कानून जो है उनको डिस्क्वालीफाई किया। राहुल गांधी जी और आप कोर्ट की कंटेम्प्ट कर रही हैं और आज भी वो सजा याफ्ता अपराधी हैं। मैडम, आज भी राहुल गांधी एक सजा याफ्ता अपराधी है। देश का दुर्भाग्य है कि उसके बावजूद भी हम यहाँ पैनल पे बैठ के और ये चर्चा कर रहे हैं कि एक सजा याफ्ता अपराधी जो है इस देश के लिए कितना मायने रखता है। किसी के लिए भी बोल लीजिए, हमारे नहीं, एक जाति को चोर कह देना इस देश में वो पुण्य का काम है क्या? ठीक है ओंकारेश्वर जी, मैं आपके पास आऊंगी सर। अपने गिरेबान में ज़ेबा जी थोड़ा सा धैर्य रखिए। ओंकारेश्वर जी मैं आपके पास आऊंगी सर। योगी आदित्यनाथ ने, ज़ेबा जी थोड़ा सा धैर्य, सवाल पूछने दीजिए। योगी आदित्यनाथ ने बोला अति आत्मविश्वास, अति आत्मविश्वास का जिक्र योगी आदित्यनाथ ने किया। ज़ेबा जी मुझे वॉल्यूम कम करानी पड़ेगी, थोड़ा सा रुक जाइए। योगी आदित्यनाथ ने कहा अति आत्मविश्वास, यहाँ पर महेश वर्मा जी हैं वो भी कह रहे हैं अति आत्मविश्वास। लेकिन क्या सिर्फ और सिर्फ एक शब्द की आड़ में अपनी तमाम खामियों को समेट लेना, क्या जैसे एक कोई पक्षी अपने अंडों की सुरक्षा करता है, अपनी कमियों की सुरक्षा करना नहीं होगा क्या ये? देखिए, मैं एक बात और याद दिलाना चाहता हूं, जो संघ प्रमुख मोहन भागवत जी ने कहा था। उन्होंने जिस तरह से कहा कि भाई इस चुनाव में जिन चीजों को देखना पड़ा वो मर्यादा के विपरीत था। उसमें प्रतिपक्ष मानना चाहिए, विपक्ष नहीं मानना चाहिए, उसमें अहंकार का पुट भी था और भी कई सारी बातें उन्होंने गिनवाई। मुझे ऐसा लगता है कि ये भी एक बड़ा फैक्टर है। आप चाहे विपक्ष से उसकी बातों का, उसके आरोपों का जवाब दीजिए, लेकिन जवाब में भी आपकी भाषा यह रहती, मुंह तोड़ जवाब दे देंगे। इससे क्या आपको हासिल होता है? इससे कौन सा मतदाता आपसे आकर्षित होता है? यही कर करके तो सीटें कम होती जा रही हैं लगातार। बीजेपी से जिस विनम्रता की बात उम्मीद की जाती है पार्टी विद डिफरेंस से, वो कहीं ना कहीं खोता जा रहा है, मुझे ऐसा लगता है। अगर इन सब चीजों में भी सुधार किया गया कम्युनिकेशन में, तो शायद बीजेपी से लोगों का जो आकर्षण है वो बढ़ेगा। लेकिन जो आप देख रहे हैं, जो चीजें पार्टी के भीतर से उठ के आ रही हैं, जो संघ के भीतर से उठ के आ रही हैं, जो कार्यकर्ता कह रहे हैं, जो नेता कह रहे हैं कि ये मुद्दे हैं, इस वजह से हम हारे हैं, उसको भी हम डिनाई करेंगे। अपोजिशन को जवाब देना विनम्रता से भी दिया जा सकता है। कहा जा सकता है कि नहीं, आपके ये मुद्दे गलत है और इस मुद्दे पर हम यहाँ हैं। हम अभी भी ये मान के चलते हैं कि हम हारे हैं तो इसलिए कि हम उनको मुंह तोड़ जवाब नहीं दे पाए, ये नहीं कि हम अपनी बात नहीं रख पाए। हम और इस तरह बात रखनी चाहिए। बीजेपी से ज्यादा किसी के पास प्रचार का तंत्र था। सारे टेलीविजन चैनल, सारा का मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया से लेके और जो जितने भी प्रकार प्रचार तंत्र हो सकते थे, क्या बीजेपी से बड़ा किसी का संगठन का वो है, नेटवर्क है? संघ से ज्यादा बड़ा किसी का नेटवर्क है। इसके बावजूद आप अपनी बात नहीं पहुंचा पाए, तो नहीं पहुंचा पाए या लेकिन भीतर खाने खबर ये भी तो है ना सर कि संघ ने साथ ही नहीं दिया। हाँ, संघ ने साथ नहीं दिया या संघ का इन्होंने साथ नहीं मांगा, ये भी एक सवाल है। क्योंकि एक लेख में हमने संघ के एक विचारक का लेख मैंने पढ़ा, उसमें उन्होंने कहा कि संघ को आप अपना फील्ड कार्यकर्ता मत समझिए, आपका अपना कार्यकर्ता। तो आपने संघ के कितने लोगों अपना कैडर रेस कीजिए और उनसे मदद ली। तो ये तो इनके अंदरूनी परिवार की बातें हैं, संघ और भाजपा के आपसी रिश्तों की बातें हैं। इन सब चीजों में इनको उदारता पूर्वक विश्लेषण करना चाहिए कि हमारी कमियां कहां रह गई, तभी जाके 27 के विधानसभा चुनावों के बारे में ये बेहतर रणनीति बना सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, चलिए मैं महेश जी आप ही के पास आऊंगी। सर आप काउंटर दे दें, उसके बाद मेरा एक सवाल रहेगा आपसे। देखिए, जो ये ओंकारेश्वर जी जो बात कह रहे हैं, इनकी बात को मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इनकी जो चिंता है, एक कबीर के दोहा की निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। आपकी कोई निंदा से या आपके इस आलोचना से हमें कहीं सामर्थ्य ही मिलेगा, हम उससे घबराते नहीं हैं। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आप ये देखिए कि हम अभी तक जो
एक पारंपरिक राजनीति करने का जो एक सोच है, और उस सोच के तहत अगर कोई बात रखी जाती है या उसका एनालिसिस किया जाता है, तो उससे ये जाहिर होता है कि इस देश में जो राजनीति करने का आज भी जो आधार है वो यही है कि सबसे पहले आप ये बताइए कि आप जाति धर्म विशेष को जो है आप तवज्जो देते हैं या नहीं देते हैं। आपने जो है अपना जो तंत्र, प्रचार तंत्र जो है वो आपने किस तरह से पुख्ता किया हुआ है। आप कोई गलत बात को भी अच्छे तरह से प्रचारित कर दें और उसके बाद जीत जाएं तो देश का उसमें भला तो नहीं होगा ना, उसमें जनता का भला नहीं होना है, एक बात। दूसरी बात कि ये जो एक विकास का आज जो जिस प्रकार से देश में विकास का रफ्तार पकड़ा है जिस तरह से देश ने, उससे तो कहीं आप डिनाई नहीं कर रहे हैं ना, या कहिए कि हाँ उससे हम डिनाई कर रहे हैं कि हमें उसके ऊपर जो है आज कोई मोदी सरकार जो है आज तीसरे रिजिम में सरकार चला रही है, तो वो सरकार चलाते वक्त क्या उस मुद्दों से अलग हो गई। संगठन को जिस तरह से हमें संगठित करना चाहिए, मैंने क्या कहा कि दो वर्टिकल होते हैं, एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है, एक पॉलिटिकल मैनेजमेंट है। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के तहत जो है देश में मैनेजमेंट में लगे रहे और इंजीनियरिंग पे काम नहीं किया। नहीं, हमारा ये कहना है कि हमारे पास जो तंत्र था, उस तंत्र के तहत जो चीजें आगे कनेक्ट होना चाहिए था, मैनेजमेंट जो होना चाहिए था, उस मैनेजमेंट को हमारे पास गाड़ी थी, ड्राइवर नहीं था। हमारे पास ड्राइवर था, गाड़ी था, रास्ता उसे मालूम नहीं था। इस सब चीज़ों का चर्चा होता है। ऐसा नहीं है, नेशनल एग्जीक्यूटिव में बहुत माइनॉरिटी हमारे जैसे कार्यकर्ता जब उपस्थित होते हैं वहाँ 100 सैकड़े क्वेश्चन इस तरह के अध्यक्ष के आगे प्रस्तुत किए जाते हैं। ये उस तरह का पार्टी नहीं है कि एक आदमी ने हुआ किया और सारे ने हुआ कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। आम चुनावों के पहले बहुत सारे बीजेपी के प्रवक्ता जिन्होंने 400 का उद्घोष बहुत ही ज्यादा आश्वस्त होकर के किया था। अब मैं 2027 के लिए आपसे आंकड़ा पूछ रही हूँ कि बीजेपी का आंकड़ा क्या होगा। देखिए, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, लमसम बता दीजिए, लगभग बता दीजिए। देखिए, अब तो आप कमियां समझ गए होंगे। बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में आज जो योगी सरकार है उसकी परफॉर्मेंस को आज कहीं से भी देखा जाए तो उसकी तुलना जो है किसी भी सरकार की तुलना में 100 गुना ऊपर है। आज लोग जो है, आज किसी को भी ये कहने की जरूरत नहीं है कि अगर नोएडा से उसको मेरठ जाना है तो उसको कितना टाइम लगना है। ठीक है सर। आज जो लोगों में कहीं भय नहीं है। समय खत्म हो रहा है। आंकड़ा जी, आंकड़ा मुझे लगता है कि आज भी हम वहाँ जो है सीटें जो है 400 में से कितनी। देखिए, 400 सीटों में मैं ये मान के चल रहा हूँ कि हम लोग अगर अच्छे से काम किए तो 300 के आसपास तो रहेंगे। इतना तो हम मान के चल रहे हैं कि 300 सीटें जो है हमारी, उससे मिनिमम 300 सीटें हम जो है सिक्योर करके चल रहे हैं। जो हमारे काम का अभी विकास का रफ्तार है, जो लोगों से हम कनेक्ट, और एक और आपको बताओ कि कोई फेलियर ही आपको ताकत देती है। अगर आज हम कहीं लोकसभा में इस तरह से हमारी सीटें घटी है, अब हमारे में जोश है और वो जोश जो है हमें जिंदा करेगा एक बार फिर उत्तर प्रदेश में, और प्रचंड बहुमत 2/3 मेजॉरिटी से हम जीतेंगे। जोश के बावजूद भी उपचुनाव में कितनी सारी सीटें हार गए। उपचुनाव में कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं हारे। उपचुनाव की बात मैं कर रही हूँ, ऑल ओवर इंडिया में देखिए हम 2 सीट जीते, कहीं और जो सीटें थी, अब जैसे टीएमसी वाली जो पश्चिम बंगाल में, वहाँ पे तो 20 सेकंड जेबा जी को दूंगी क्योंकि जाते जाते समय। देखिए, अभी एक्सप्रेसवे की बात कर रहे थे तो मैं बताना चाहूँगी, अपना परफॉर्मेंस बता दीजिए मैडम। देखिए, उन पर आरोप प्रत्यारोप हो गया। एक्सप्रेसवे अखिलेश यादव ने बनवाए हैं, यमुना एक्सप्रेसवे हो गया, लखनऊ एक्सप्रेसवे हो गया और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे योगी। इंडिया का परफॉर्मेंस क्या है? इंडिया का परफॉर्मेंस क्या है? उन्होंने आंकड़ा दिया है भ्रष्टाचार के मामले में। आंकड़ा बताइए। विधानसभा में उसी अखिलेश यादव के खिलाफ रहने वाला है आगामी आवाज उठाई। बहुत अच्छा करने वाले हैं, बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा। जिस तरह भी लोकसभा में अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आए हैं, चौंकाने वाले, वैसे ही रिजल्ट आएंगे। कितनी सीटों पे लड़ेंगे बता दीजिए ना, जनता ये आप कितनी सीटों पे लड़ेंगे? ये सवाल एक पूछना चाहिए। बताएगा, हम डिक्टेटरशिप नहीं चलाते हैं, हमारी इंडिया अलायंस कितनी सीट पे लड़ेंगी आप? कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? वो बैठक में फैसला होगा। यहाँ पर पार्टी हम डिसाइड नहीं करते, बैठक में फैसला ये अमित शाह और मोदी ठीक है। ओंकारेश्वर जी 20 सेकंड से ये करके आपने पूरी चर्चा सुनी है। ओंकारेश्वर जी, आपने पूरी 2017 की तुलना में 2022 में बीजेपी को 57 सीटों का नुकसान हुआ था। तो ये ग्राफ जो है 2 टर्म में पिछले गिरा है। इस बार इनको ग्राफ बचाने के लिए
255 सीटें इनके पास हैं, 300 की बात ये कर रहे हैं, तो मेहनत बहुत करनी है, डिनायल मोड से हटना पड़ेगा। विकास के जिस मॉडल की बात कर रहे हैं वो जमीन पे उस तरह नहीं है। रीमॉडल जैसे नालंदा हमने देखा, यूनिवर्सिटी कब बनी, किस तरह से हुआ, उसका दोबारा उद्घाटन किया गया। ठीक है, इस तरह बहुत शुक्रिया। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा को बेहद खास और अहम बनाने के लिए। देखिए, लगातार सिर्फ ये कहा जाए कि आईना गंदा है, चेहरा साफ है, तो काम ऐसे तो चलेगा नहीं। आईना भी साफ करिए, चेहरा भी साफ करिए। अगर 2 बार आईना साफ कर रहे हैं और देख रहे हैं कि अरे अभी भी गंदा है, तो चेहरे पर एक बार हाथ तो जाना चाहिए और मुंह धोकर आना चाहिए। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी। बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज।